नमस्कार दोस्तों। पहले चरण के चुनाव के बाद क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी की नींदें उड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में अब कट्टा, कनपटी, छाती, गोली ऐसी चीजें और भी ज्यादा डाल दी गई हैं, क्योंकि इन चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लगातार बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन, क्या कर रहे हैं लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से गुनगुनाते देखे गए कि मारब सिक्सर 6 गोली सीधा छाती पर, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर ऐसे गीत क्यों गुनगुनाने पड़ रहे हैं? क्या ये उसी बात का उदाहरण है जो राहुल गांधी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री को चुनाव के समय अगर नचवाना भी चाहें तो वो नाच भी सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री खींच गए हैं? क्या भाजपा पहले चरण में ही हार मान चुकी है? फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेश सर हैं, उनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पहले चरण का असर दूसरे चरण पर कितना पड़ता है। विस्तार से उनसे बात करेंगे। शैलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हमने सुना, उस पर जो वो बातें करते दिखे, वो प्रधानमंत्री के भाषण जैसा तो कहीं भी नहीं लगा। वो बिल्कुल कंपटीशन दे रहे थे किसी भी छुटपइये नेता को। तो अब मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसे भाषण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये राहुल गांधी की उसी बात की पुष्टि नहीं करता है जो राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री को नृत्य भी कराना चाहें तो वो अपनी ये कला का भी प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या कहेंगे? ये तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनको चुनाव में जीत दिला दे। और इस तरह की भाषा, इस तरह की बात बोलने का उनका मकसद बहुत साफ है। वो अपने जो समर्थक हैं उनको संकेत देना चाहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि एक प्रधानमंत्री से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी उम्मीद की जाती है कि जब वो बोले तो शालीनता बरकरार रहे, वो मुद्दों पर बोले। लेकिन ये गाने में कोई बहुत सी चीजें बोली जाती हैं, डबल मीनिंग भी होती है। और उस डबल मीनिंग की चीजें, अब ये जो छह गोली, हाँ, 6 गोली छाती पर। एक चीज तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मोदी बिहार के लोगों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में बिहारियों के लिए वही एक नैरेटिव है जो हमेशा से पिक्चरों में दिखाया गया है कि वो उनको कट्टा पसंद है, तमंचा पसंद है और कनपट्टी की बातें पसंद है और ये सब चीजें उनको, बिहार वो भोजपुरी अश्लील गाने पसंद है। ये एक नैरेटिव मोदी के दिमाग में किसी ने भर दिया है क्या कि वो हर भाषण में इसी तरह की बातें कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि अब बिहार के लोग आगे बढ़ गए हैं, बिहार के लोगों को बिहार का भविष्य देखना है, बिहार का वोटर बदल चुका है, बिहार बदल चुका है? मोदी जी अभी वही कट्टा कनपट्टी पर क्यों अटके? मोदी जी इसलिए उस पर अटके हुए हैं कि उनको लगता है कि इस तरह की चटपटी बातें बोल करके वो दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और यूथ जो है वो इस पर इसकी चर्चा करने लगेगा। भाई, बिहार जाकर के वो सिक्सर की बात कर लेते हैं तो कभी दूसरे किसी राज्य में तमंचे पे डिस्को, वो भी तो गाना गा लेना चाहिए था, गुनगुना लेना चाहिए था। वो हिंदी का गाना है, हिंदी फिल्म का, बड़ा वो भी मशहूर हुआ था। तो भोजपुरी में दोनों तरह के संगीत हैं, बहुत श्रेष्ठ संगीत भी है। शारदा सिन्हा को आप सुनिए तो आपको लगता है कि वो भोजपुरी और वो एक तरह के सेमी क्लासिकल या क्लासिकल की तरह गा रही हैं, जो कि सही भी है। और आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आपको तो पता है कि बिहार का सेंटिमेंट क्या है, नब्ज में क्या है लोगों के। तो जरा बताइए, क्या लोग इससे खुश हो जाते हैं, उछल जाते हैं जब प्रधानमंत्री के मुंह से कट्टे तमंचे की बात सुनते हैं? क्या दरअसल वो चाहते हैं कि उनकी चर्चा हो और क्या बोल दिया, अरे सिक्सर बोल दिया, कट्टा बोल दिया, तो ये कह करके वो सोचते हैं कि चर्चित हो जाएंगे। पर जो चर्चा होती है वो हमेशा अच्छे के लिए नहीं होती है, कई बार जो है वो बुरे के लिए भी होती है, जिसको कि वो नहीं समझ रहे हैं। और शायद वो ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की गरिमा क्या है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह से इस तरह की भाषा की उम्मीद आप कर सकते थे? अटल बिहारी वाजपेयी से कर सकते थे क्या? चंद्रशेखर से कर सकते थे, वीपी सिंह से कर सकते थे।
देवेगौड़ा से कर सकते थे। नेवर। मैं सब नाम ले रहा हूं, आप राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को तो छोड़ ही दें, लेकिन भाषा की जो शालीनता है वो कभी भी खो देना, इसका मतलब ये है कि आप अपना पेशेंस खो रहे हैं। चुनाव में जीत और हार अलग बात है, लेकिन मर्यादित रहना और मर्यादित सोच को बढ़ावा देना एक बिल्कुल अलग बात है। ये दर्शाता है क्या कि पहले चरण के बाद खींच में आ गई है भाजपा और खिजिया करके इस तरह की चीजें करना पड़ रहा है? जो जिस तरह से मतदान हुआ है उसमें जो दुविधाएं हैं वो तो बढ़ गई हैं। दुविधाएं इसलिए बढ़ गई है कि करीब करीब 8 से 10% मतदान ज्यादा हुआ। कई कारण है उसके, लेकिन ये चुनौती महागठबंधन के सामने भी है और एनडीए के सामने भी है। महागठबंधन का कहना है कि वो गरीब और वो प्रवासी बिहारी आकर वोट कर रहे हैं इसलिए बढ़ा। एनडीए का कहना है कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया इसलिए बढ़ा। और ये जो कई कारण है उनमें से ये सब शामिल है। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि पहले फेज में ही ये बात बहुत तेजी से की जा रही है कि 30-35 सीटों पर कम से कम, जिन 121 सीटों पे चुनाव हुए उनमें से 30-35 सीटों पर प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, वो लड़ाई में है जी। अगर वो लड़ाई में होने का मतलब है कि 10,000 से ऊपर वोट आना, तो 10,000 से ऊपर अगर वोट उनको मिलता है तो किसका कटेगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। और देखिए एक बात और है कि जहां पटना तो जैसा प्रशांत किशोर मजबूत अगर हो रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी कल ये बात कही कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये बताइए कि किसका नुकसान सीधे तौर पर होगा? एनडीए का होगा? एनडीए का दिखाई दे रहा है। आप देखिए एक फैक्टर आप ध्यान में रखिए कि जहां पर 65% तक वोटिंग हुई कुछ क्षेत्रों में, 60-62 से तक भी हुई, वहां 55-56% पर पटना सिमट गया। अब पटना और मध्यम वर्ग सवर्ण, पटना शहर जो है सवर्ण बहुत है, मध्यम वर्ग बहुत है, तो ये तो बीजेपी के कोर वोटर है, तो एनडीए के कोर वोटर है, वहां पर वोटिंग कम हुई है। और दूसरे एक दूर के इलाके में जहां ग्रामीण क्षेत्र भी है, जहां अति पिछड़े दलित सब ज्यादा है, अल्पसंख्यक भी है, वहां पर वोटिंग ज्यादा हुई है। तो इसका विश्लेषण करने से पहले इसको भी देखना होगा। और ये देखेंगे आप तो वो जो शहरी क्षेत्र है, मैं अब इसको गुजरात के उससे समझाऊं कि बीजेपी लंबे समय तक, पिछले चुनाव को अगर छोड़ दें तो उनको शहरों में जीत मिलती थी, पर उसका एक बड़ा कारण यह है कि गुजरात जो है वो उसकी ज्यादातर कंस्टिट्यूएंसी शहरी क्षेत्रों में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, जो और 4-5 बड़े शहर हैं उसी में सारी आबादी सिमटी हुई है। तो और शहरी सीटें वो आसानी से जीत लेते थे और इसलिए उनको बहुमत मिल जाता था। ज्यादातर चुनावों में वो जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें कांग्रेस से पीछे रहते थे। अब ये बिहार में जो हुआ है, इस बार का रिजल्ट जो है वो ये बताएगा कि आखिर क्यों हुआ, क्यों शहरी मतदाता, मध्यम वर्गीय मतदाता जो पटना में केंद्रित है, अपर कास्ट भी है वहां ज्यादा, कास्ट भी वहां है, सभी तरह के लोग हैं, वहां पर कम वोटिंग क्यों हुई बाकी क्षेत्रों के मुकाबले? अगर यहाँ पर 65-68% होती और बाकी जगह कम होती तो मैं ये मान लेता बिल्कुल कि ये तो एनडीए के पक्ष में ही है। लेकिन अब जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां ज्यादा वोटिंग, और ये जो बीजेपी के गढ़ वाले क्षेत्र कह सकते हैं वहां कम वोटिंग, तो ये एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है, एक थ्योरी ये चल रही है कि बिहार का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर लड़ा जा रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने का ऐलान कर दिया था, पूरे प्रशासन पर ये एक जोर था कि पूरे निष्पक्षता से चुनाव लड़ना चाहिए, उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने भी प्रशासन को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया, जिसका असर इस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी के लोग परेशान दिखे, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर या फिर आरजेडी पर वैसा दबाव नहीं दिखा।
प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं पर या फिर उनकी पार्टी के लोगों पर वैसा दबाव नहीं दिखा। जेडीयू के लोग भी इस तरह की शिकायतें करते नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी को क्या उखाड़ फेंकना चाहते हैं नीतीश कुमार? नहीं, मैं जो समझता हूँ, आप इसको सिर्फ एक ही तरह से नहीं ले सकते। वो ठीक है, नीतीश कुमार अपनी तरह से अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप देखिए कि जो एसआईआर है उसमें बड़ी संख्या में वोटर काट दिए गए। कटे भी हैं, तो हाँ। पहली तैयारी तो वही हो गई कि तुमको एक मिनिमम मार्जिन तो तुम्हारा हम छीन ही रहे हैं। बहुत सारे वोटर मतदान केंद्रों पर आकर के उन्होंने शिकायत भी की कि उनका नाम कट गया है। तो एक तो वहां पर 65 लाख के समस्या। करीब वोटर्स कटे हैं। हाँ, दूसरी तरफ आप देखिए कि कई बूथ जो हैं उन वहां से ये शिकायत मिली कि ईवीएम ने काम नहीं किया, काफी देर तक खराब रहा, कोई एक बटन नहीं दब रहा था, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसकी शिकायत मिली। तीसरे, जब ईवीएम मशीनें जो हैं वो काउंटिंग सेंटर्स पर या जो गोडाउन है वहां पर लाई जा रही थी, तो कई जगहों से ये खबरें आई कि रास्ते में गाड़ी रोकी गई, कुछ ईवीएम बदलने की भी बात हुई। तो ये सब अगर मिला करके देखें तो ये सोचना पड़ेगा कि कितना फेयर थे वो। और रही बात गोबर फेंकने की, तो जब आप चुनाव के दौरान गांव में निकलते हैं तो कोई हर आदमी के पीछे पुलिस वाला तो खड़ा नहीं होता। प्रधानमंत्री जाते हैं तो रास्ता खाली करा दिया जाता है जी। लेकिन जब कैंडिडेट जो उप मुख्यमंत्री गए थे वो तो कैंडिडेट के तौर पर जा रहे थे, और इसलिए कोई रास्ते से लोगों को हटाया नहीं गया था, वो वहीं थे, और उनके पास कोई उस तरह का सुरक्षा घेरा नहीं था। लोगों को शिकायत थी कि वहां सड़क नहीं, उनके गांव की सड़क नहीं बनी, और इसलिए एक आदमी ने वो किया। नहीं करना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने भी कहा कि लोग अपना विरोध जता रहे थे, वो नेता से नाराज थे इसलिए वो विरोध। लेकिन ऐसा देखने को अमूमन नहीं मिलता है शैलेश सर। पुलिस को वो बार बार फोन कर करके बोल रहे थे कहाँ है प्रशासन, कहाँ है प्रशासन, बल्कि इनकी डबल इंजन की सरकार है, भाजपा के उप मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की चीजें हो रही है, तो फिर बहुत ये सोचने को मजबूर करता है कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अब जो पहला चरण हुआ है सर, इसका आप क्या असर देख रहे हैं कि दूसरे चरण में कितना पड़ने वाला है? देखिए, ये जो चरण था उसमें और दूसरे चरण में जो स्थितियां हैं बिल्कुल काफी हद तक अलग हैं। एक तो जो दूसरा चरण है उसी में वो सब बहुत सारे क्षेत्र आ रहे हैं जहां अल्पसंख्यकों की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। वो कटिहार और वो उसके आसपास के जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ है। कुछ एक आध क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें 50% से ज्यादा है, कुछ में 40% है, तो वो तो बिल्कुल अलग होगा। और वो उसमें से बहुत सारे क्षेत्र जो है वो महागठबंधन यानी आरजेडी या कांग्रेस, इनका दबदबा वहां रहता है। तो एक तो वो क्षेत्र है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र था, ये सब इसमें पूरे एनडीए के दबदबा वाले क्षेत्र थे, इसलिए सारे बड़े नेता इसी क्षेत्र से हैं। लेकिन आप अगर एक तरफ से आप देखें तो उनके दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहीं के हैं। उसके बाद चिराग पासवान उसी इलाके से हैं, उनके इलाके में भी चुनाव मतदान हो चुका है। तो ये जो इनके सारे बड़े नेता वहीं से हैं, वहां पर ये चुनाव था और मतदान हो गया है। और अब जो बाहर के मजबूत गढ़ पहले चरण में ही थे, बिल्कुल ज्यादातर। नहीं, इसमें आरजेडी का भी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ ज्यादा दबदबा वाले नेता है उनके, तो जाहिर सी बात है कि वहां ज्यादा बेहतर करके तब तो अगर वो सोचते हैं कि सीट बढ़ा लेंगे तो वहां ज्यादा बेहतर करने की गुंजाइश थी। दूसरे में फिर क्या असर होगा? तो दूसरा जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे इलाकों में तो एनडीए को की स्थिति अच्छी नहीं रह सकती। अब ये है कि अब वहां पर आरजेडी और एआईएमआईएम में क्या होगा, या कांग्रेस और एआईएमआईएम में क्या होगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एआईएमआईएम को लोग बहुत ज्यादा सीरियसली इस बार लेने वाले हैं। तो उसमें काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष वाले हैं, और वो किसी भी तरह से उनको हिलाया नहीं जा सकता है। सर, एक मोदी जी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट पड़ा है। एक चीज तो बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है, और इतिहास भी यही कहता है कि जहां जहां इस तरह की बम्पर वोटिंग होती है वो परिवर्तन के संकेत होते हैं।
ये भी तो हो सकता है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार को नकार करके भाजपा का स्वागत कर रहे हो। और अगर इस तरह की चीज होती है तो ऐसी स्थिति पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री किस आधार पे कह रहे हैं कि विकास के नाम पर मतदान हुआ है, मुझे नहीं मालूम, जबकि उनका क्योंकि उन्होंने, एजेंडा भी विकास नहीं था। जी मैं यही कह रहा हूं कि जंगल उन्होंने राज का। विकास के नाम पर वोट मांगा ही नहीं। वोट किस पर मांग रहे थे? वो जंगल राज के खिलाफ। वो था कि नहीं जंगल राज, और क्या है वो अलग चीजें हैं, लेकिन उनका पहला मुद्दा था जंगल राज, यानी लालू और उनके परिवार का विरोध, आरजेडी का विरोध, इंडिया गठबंधन का विरोध। तो पहला मुद्दा तो उनका वो था। दूसरा मुद्दा उनका क्या था? लाभार्थी। तुम लाभार्थी हो, महिलाएं लाभार्थी हैं, हमको वोट करें। तो वो तो चुनाव इस दो मुद्दे पर लड़ ही रहे थे, क्योंकि विकास जो, देखिए विकास में वो केवल बिहार में ही नहीं हुआ है, पूरे देश भर की सड़कें जो है बदल गई हैं। ये कोई आप उत्तर प्रदेश में भी बदल गई हैं और सड़कों पे काफी काम हुआ है, और वो बहुत पहले मनमोहन सिंह के टाइम पर शुरू हो गया था, बल्कि अटल जी के टाइम पर शुरू हो गया था। लोगों ने इसको समझा कि जो सड़कें हैं वो बहुत जरूरी हैं विकास के लिए, तो उस पर काम करना शुरू किया था। तो विकास का मतलब बिहार में जो दूसरा चरण है वो शुरू होना चाहिए, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण तो हो नहीं रहा है, तो आप किस चीज को विकास कह रहे हो? बिजली की स्थिति पूरे देश में सुधरी है, कोई अकेले बिहार में नहीं है। और जब कहते हैं मुख्यमंत्री सड़क न बनाने पर भगाए जा रहे हैं और ये बता रहे विकास पर वोट किया है लोगों ने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल, और मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली उद्योग इतने हैं कि उनमें बिजली की बहुत ज्यादा खपत है। बिहार में उद्योग है ही नहीं, तो जो बिजली उनके हिस्से में उनको प्राप्त है, कोई बिहार की सरकार के जो प्लांट है वो बिजली नहीं बना रहे हैं। बिजली कौन बना रहा है? एनटीपीसी, जो केंद्र सरकार का संगठन है। और ये एक पहले से ही एनटीपीसी के साथ में अब जो भी बिजली बनाता है उसमें एक शर्त पहले से शामिल है कि जिस राज्य में बिजली बनाने का प्लांट लगेगा उस राज्य को 50% बिजली मिल जाएगी। तो अब चूंकि उद्योग नहीं है तो वो गांव-गांव में दे रहे हैं। जब वो कहते हैं बिजली सरप्लस है तो मुझे कई बार एक झटका लगता है। वो सरप्लस इसलिए है कि उद्योग है ही नहीं। नोएडा में बहुत कोशिश करके भी बिजली की कटौती उत्तर प्रदेश की सरकार रोक नहीं पाई है। बाकी जगहों पे भी, यूपी में लखनऊ वगैरह एक दो शहर है, कुछ बड़े शहर है जहां नहीं है, लेकिन बाकी सभी जगहों पे कटौती होती है क्योंकि आपके पास दिन में और पीक टाइम में इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है। बिहार में डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, डिमांड नहीं है, तो आपको जो बिजली मिल गई है वो आपके पास अगर सरप्लस भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए विकास के नाम पर वोट आप मांगेंगे तो आपको जवाब देना होगा कि आखिरकार जो कई सारी चीनी मिलें हैं जो बहुत अच्छा चल रही थी क्यों बंद हो गई, और बंद हो गई तो फिर शुरू क्यों नहीं हो रही है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था। वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है बिहार के किसी शहर में बनेगा। वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल सिटी बिहार में कहीं बनाने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की जमीन ही नहीं है सर। जमीन नहीं है, जो चीनी मिलें बंद है उसके पास तो जमीन भी है, सब कुछ है। सिर्फ ये हुआ है कि उनके जो प्लांट है वो बहुत पुराने हो गए हैं जी, तो नए प्लांट लगाने की जरूरत है। तो क्यों नहीं लग रहे हैं? वहां तो जमीन की जरूरत नहीं है। और बिहार में जो उद्योग पहले थे, एक पूरा वहां गई थी, पता नहीं आपने देखा यानी, डालमिया नगर, डालमिया का ये होता था, वीरान पड़ा हुआ है। मैं जगह जगह के वीडियो देखता रहता हूं कि यहाँ तक कि जो सरकार के कारखाने थे या सरकार के एस्टेब्लिशमेंट थे वो बंद हो गए हैं, जमीन पड़ी हुई है। अभी तो जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या जमीन को रबर की तरह खींच करके बड़ा किया जा रहा है? गुजरात में बड़ा किया जा रहा है। चलिए गुजरात कह सकते हैं कि वहां तो डेजर्ट है, उसमें सरकार आसानी से ले लेती है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तो फर्टाइल लैंड है बिहार की तरह का, वहां कहां से जमीन लेते हैं? तो आप जब किसान को मुआवजा देने के लिए, उचित मुआवजा देने के लिए तैयार होंगे, वो जमीन दे देगा। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो कि
बेकार में, जिसमें 8 महीने 7 महीने तक पानी लगा रहता है, कुछ नहीं होता है, पानी जमा रहता है। तो पानी को आप उसके क्षेत्र को कम करके रिक्लेम कर सकते हैं। ऊसर जमीन की भी बिहार में कमी नहीं है, जिस पर तो कुछ सर नहीं ये तो होता वो है। तब सोचे जब उनके एजेंडे में एक्चुअली बिहार का विकास करना हो, बिहार में औद्योगिकरण करना हो। उनको तो जंगल राज पे वोट मांगना है और जंगल राज से डरा करके हमेशा सरकार में आना है। मैं ये थोड़ा समझना चाह रही थी कि पहले चरण में तो सर देखने को नहीं मिला जंगल राज का या फिर एसआईआर का कोई भी मुद्दा, दूसरे चरण में चांसेस हैं क्या? नहीं, चांसेस एज सच जो है हो नहीं सकता। अब उसमें जो दूसरा जो फेज है उस पे अगर वो कोई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करें, लेकिन अब उसके लिए भी बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है, क्योंकि उसमें काफी सारे जो है मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जिनके बारे में वो कहते रहे हैं कि घुसपैठिए बहुत है, बांग्लादेशी बहुत हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एसआईआर किया उन्होंने, कोई उन क्षेत्रों में रिपोर्ट तो हुआ नहीं कि कोई बांग्लादेशी मिला हो। तो और ये ऐसी प्रक्रिया है कि अगर कोई घुसपैठिया है, यानी दूसरे देश से आकर के नाजायज रूप से रह रहा है, तो आप जब चाहो तब उसको निकाल सकते हो, निकाल दो। और ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है, इसके लिए तो राज्य सरकार से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो निकालते नहीं है, खाली उस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो दोस्तों, जिस तरीके से पहला चरण हमने देखा और पहले चरण में जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता खींच में दिखाई दिए, पहले चरण का चुनाव बेहद मुश्किल दिखाई दिया। आप दूसरे चरण में क्या होगा वो समझने की कोशिश कर रहे थे। पहले चरण का जो पैटर्न है क्या वो दूसरे चरण में भी वैसा ही रहेगा, ये समझ रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद।